बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बीजेपी की सरकारें हिंदुत्व की पिच पर चलती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन बंगाल की जीत ने भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की राजनीति का एक नया तेवर, नया कलेवर, नया आत्मविश्वास दिया है। और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है, पहले तो आपका परिचय यहाँ पर मौजूद जो युवा आए हैं उनसे करा देते हैं। तालियों के साथ सबसे पहले स्वागत कीजिए यहाँ पर नीले गमछे के साथ जो लोग मौजूद हैं। ये मोशन के खिलाफ लोग हैं, तो इन्होंने नीला गमछा पहना हुआ है। और जो सफेद वाले हैं बहसबाजीगर, जो हमारे दर्शक हमेशा देखते हैं, वो जानते हैं कि ये लोग शांति प्रिय, मोक्ष प्राप्त, बहुत ही सिद्ध पुरुष और महिलाएं बैठी हुई हैं, तो उनको तो कोई उस पर राय ही नहीं है। ये फिर लाल वाले, इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये लाल वाले ये मानते हैं वो मोशन के पक्ष में है। तो आज का मोशन क्या है? बंगाल के पॉलिटिक्स और बंगाल के चुनावी नतीजों की बात क्यों हो रही है? बंगाल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है उत्तर प्रदेश में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी से ही हिंदुत्व की पिच कर खुलकर बैटिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो आज का मोशन हमने ये रखा है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी, अगर आप देखिए, एक तरफ वो हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग कर रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो सबसे बड़े दावेदार है, अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है तो अखिलेश यादव है। अब अखिलेश यादव का दाव क्या है? उनका दाव है पीडीए, जिसमें पी से वो पिछड़े कहते हैं, डी से दलित कहते हैं, ए से उन्होंने पता नहीं क्या किया है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो अल्पसंख्यकों के लिए है, कुछ कहते हैं आधी आबादी के लिए, कुछ कहते हैं अगड़े के लिए भी है। लेकिन कुल मिलाकर लड़ाई एक तरफ अगर योगी आदित्यनाथ 80-20 की कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव अब 95 और 5 की बात कर रहे हैं। अब इसमें 95 कौन है, 5 कौन है, ये हम आप पर छोड़ते हैं और जनता पर छोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको आज का मोशन बताते हैं। आज बहसबाजीगर का मोशन है कि आप बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में फिर से हिंदुत्व कार्ड चलेगा। ये आज का मोशन है। आप लोग भी अपनी राय इस पर रख सकते हैं। जो नीले गमछे वाले हैं, आपके लिए तमाम पार्टिसिपेंट्स को सुनने के बाद ये मौका रहेगा कि आप सफेद या लाल गमछा ले सकते हैं और आप उनको बुलाइएगा अपनी तरफ। लाल गमछे वालों के पास ऑप्शन है कि आप सफेद या नीला लेकर उधर जा सकते हैं, तो आप उनको बुलाइएगा। फिर हम अंत में वोटिंग कराएंगे, जिससे पता चलेगा इस मोशन पर जनता की क्या राय है। हमारे तमाम दर्शक जो घर पर बैठे हैं, वो भी क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, आप उसे स्कैन करके अपना वोट इस विषय पर डाल सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं पहले अपने तीनों जजेस का। तालियों के साथ स्वागत कीजिए विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए कुर्बान अली साहब का, वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। मुझे लगता है कि कुर्बान जी पहली बार आ रहे हैं। और 3 ताल के ताऊ, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। क्या बात है। हमारे ताऊ का जो पंच लाइन रहता है ना, उसके लिए पूरा देश इंतजार करता है, एकदम गजब। आज इन्होंने लकीरधारी शर्ट पहनी हुई है। देखते हैं इतनी सारी लकीरें खींच रहे हैं लोग, भगवाधारी कौन साबित होता है। सर, मैं आपके कपड़े के रंग पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि वो कौन सा रंग है। चलिए तालियों के साथ अपने पहले 2 वक्ताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए आलोक शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अपनी पार्टी को फायरी अंदाज में डिफेंड करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, माथे पर टीका और दिल में बीजेपी लिए घूमते हैं, पेशे से एक वक्त पर पत्रकार थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब अगले 2 पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं। मनोज काका, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमेशा सफेद धारण करते हैं और अपनी पार्टी का। और अब तालियों के साथ स्वागत कीजिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहित कुमार सिंह, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है सर आपका। और अब आखिरी 2 पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं। भाई तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। शादाब चौहान आगे चल रहे हैं, नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के। और मोहम्मद फैज खान साहब आ गए हैं, जो कि कन्वीनर है एमआरएम के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूरा नारा वारा लगवाते हुए आ रहे हैं, पहले से माहौल बना रहे हैं अपना। फैज खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
तो हमारे तमाम दर्शक जानते हैं कि इसमें तरीका क्या है। ये रोज की किचकिच और लड़ाई झगड़ा नहीं है। इसमें 1.5 मिनट का समय सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा और बाद में फिर 1 मिनट का रिबटल टाइम होगा। एक एक सवाल हम तीनों हिस्सों से लेंगे, लाल, सफेद और नीला। उसका भी वो जवाब देंगे। जजेस भी बीच में जब चाहे वो इंटरजेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत करते हैं प्रेम शुक्ला और आलोक शर्मा का। आ जाइए। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों बोलना शुरू करें और 1.5 मिनट के लिए अपनी बात रखें, जल्दी से आपको एक छोटी सी रिपोर्ट इस पर दिखा देते हैं। आज की बहस का मकसद और आधार बना है राजनीति का हिंदुत्व फैक्टर। जैसे ही बंगाल में बीजेपी का हिंदू कार्ड सफल हुआ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सतर्क हो गए और अपनी रणनीति में जबरदस्त बदलाव किया है। भगवा खेमे को लगता है कि हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो नैरेटिव उन्होंने गढ़ा, उसे जनता ने स्वीकार कर लिया है। अब इसी फॉर्मूले को यूपी में और धार दी जा रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हिंदुत्व के सबसे बड़े और सबसे असरदार चेहरों में से एक हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए के भरोसे नहीं हैं, बल्कि वो खुलकर रामचरितमानस और सनातन परंपरा की बात कर रहे हैं और हनुमान जी को याद कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का आजमाया हुआ नए कलेवर वाला हिंदुत्व है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीए प्लस सॉफ्ट हिंदुत्व। इसीलिए आज हम पूछेंगे कि क्या बंगाल की तरह यूपी में फिर हिंदुत्व कार्ड चलेगा। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डिबेट का समय शुरू होता है और प्रेम शुक्ला जी, इस मोशन पर बोलने का कि क्या बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में फिर हिंदुत्व कार्ड चलेगा, आपका समय शुरू होता है अब। हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक प्राण है। ऐसे में बंगाल के बाद चलेगा या यहाँ चलेगा, ये कहने की बजाय हम जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे, हमारे लिए चुनावों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा वैचारिक प्रतिष्ठान जो है, वैचारिक अधिष्ठान जो है, वो हिंदुत्व के प्रति स्पष्ट तौर पर है। और हिंदुत्व के नाम पर 1990 के दशक में महाराष्ट्र में हमारे जो लोग चुनाव जीत कर आए थे विधानसभा, कांग्रेस के लोगों ने उसमें जो है निर्वाचन याचिकाएं लगाकर हिंदुत्व के आधार पर चुनावों को रद्द किया था। और उसी पर जस्टिस JS वर्मा का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, मनोहर जोशी बनाम पाटिल के मामले में, उसमें बाकायदा ये कहा गया कि हिंदुत्व भारत की जीवन शैली है और हिंदुत्व को जो है सिर्फ एक पंथ या संप्रदाय मानना गलत है। तो भारत की जीवन शैली को त्याग कर तो हम कुछ करने वाले नहीं। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी हिंदुत्व तो चलना ही चलना है। अगर कोई कहेगा कि गाय काटना हमारा अधिकार है, तो गायों की रक्षा करने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हम निश्चित तौर पर परचम लहराने में जरा सा भी संकोच नहीं करेंगे। ये हम तय है। कोई भी हम इसमें किसी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए। जब बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण की अति हो गई, तो उसका परिणाम बंगाल की जनता ने दे दिया है। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन है अपना पिच पर, ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं यहाँ पर। इस हिस्से में देखते हैं क्या है। आलोक शर्मा जी, आपके लिए इस मोशन के खिलाफ बोलने का 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। हम गाय से ही शुरू कर लेते हैं। गोवा में बूचड़ खाने खुलवाएंगे सरकारी। असम के मुख्यमंत्री इनके कहेंगे कि साहब घर में छुप के खा लेना, बाहर मत खाना। ये दोहरा चरित्र इनका है। हिंदुत्व या हिंदू और मुस्लिम करना इनकी प्राण वायु है। चुनाव कैसे जीता जाए, कैसे लड़ा जाए, ये केवल देश को हिंदू और मुसलमान में बांटना चाहते हैं। इनका ना हिंदुत्व से कोई लेना देना है, ना हिंदुओं से कोई लेना देना है, ना राष्ट्रवाद से कोई लेना देना है। नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 97% बच्चे हिंदू थे। जिस तरह से बंगाल में इन्होंने किया, उसमें हिंदुत्व का तो प्लास्टर चढ़ाते हैं, अंदर जो ईंटें लगती हैं वो इलेक्शन कमीशन लगाता है। हिंदुत्व के नाम पर हाथरस की बच्ची क्या न्याय पा पाई? कल ही फैसला आया है कि हिंदुत्व के नाम पर बड़े बड़े भाषण तो दिए गए, लेकिन उस बच्ची के बलात्कारी कल सब छूट कर चले गए। नीट के एग्जाम में 5 बच्चों ने सुसाइड किया नीट के एग्जाम के बाद। 5 के 5 हिंदू हैं और इन नकली हिंदुत्ववादी वालों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। मुझे केवल ये लगता है
कि कुंभ हो चाहे पटना की घटना हो, याद होगा कि किस तरह से नोएडा में एक बच्चा मर गया था, उसको पानी में डूबकर मरा, वो भी हिंदू था। इनकी तरफ से एक एक्शन नहीं हुआ। हिंदुत्व इनके लिए चुनाव की प्राणवायु है, इसके अलावा कुछ नहीं। जबरदस्त, दोनों तरफ से ओपनिंग बैट्समैन ने जबरदस्त पारी खेली है। कोई सवाल, कोई प्रश्न आप लोगों का जिससे दोनों से? हाँ प्रेम जी से मेरा एक सवाल हाँ, है। पूछिए। आपने कहा कि हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी की प्राणवायु है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 को हुआ था जी। और उस वक्त जब जो प्राणवायु बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी ने, गांधीवादी समाजवाद। हिंदुत्व शब्द कहीं था ही नहीं उनके। तो गांधी भी तो रामराज की संकल्पना की बात करते थे, और राम क्या है? हिंदुत्व की बात गांधीवादी समाजवाद की मैं बात करूं तो महात्मा गांधी भी रामराज की ही बात करते थे। तो रामराज तो हिंदुत्व का ही अंग है। नहीं, मैं तो पूरा सवाल तो हो जाने दीजिए प्रभु। तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी ने जब पार्टी बनाई तो उन्होंने गांधीवादी समाजवाद को आदर्श माना और दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को। ये हिंदुत्व तो राम मंदिर आंदोलन के बाद से शुरू हुआ है, तो प्राणवायु तो गांधीवादी समाजवाद होगा ना। ये तो नहीं, तो जनसंघ के जमाने से हिंदुत्व हमारी प्राणवायु है। उस समय भी जो है हम अनुच्छेद 370 की बात करते थे तो हिंदुत्व की बात थी। हम समान नागरिक संहिता की बात करते थे तो हिंदुत्व की बात थी। तो हम तब से कर रहे हैं। 1980 तो बहुत बात की बात है। राम मंदिर आंदोलन तो अडवाणी जी ने ही किया। हाँ, मैं छोटी सी बात कर लेता हूं। कोई सवाल अगर इनसे भी हो? आलोक जी से एक सवाल मेरा है। हाँ, तो। प्रश्न ये है कि क्या बंगाल की तरह यूपी में फिर से हिंदुत्व का कार्ड चलेगा? उनका कहना है कि वो हिंदुत्व का कार्ड खेलेंगे। आपसे सवाल है कि क्या वो चलेगा, और नहीं चले इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, अगर हिंदुत्व का कार्ड खेलकर ही चुनाव जीतना है तो हार तो पहले ही गए। इसका मतलब 12 साल 13 साल से सरकार में, केंद्र में जो बैठे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उनका एक ही हथियार है, हिंदू मुसलमान करो, भारत पाकिस्तान करो, इसके अलावा कुछ मत करो। कार्ड नहीं चलता है। आज युवा जाग रहा है। दुर्भाग्य यह है, उस कार्ड को चलाने में इलेक्शन कमीशन मदद करता है। अभी हमारे साथी ने कहा यूसीसी, अगर यूसीसी से इतना ही लगाव है तो 12 साल से आपकी सरकार केंद्र में है, एक प्राइवेट मेंबर बिल भी संसद में आज तक क्यों नहीं आया है? जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो न्यायालय से सॉल्व नहीं हो सकता है, ये तो आस्था से जुड़ा हुआ विषय। फिर जब जैसे ही सत्ता में आए, 303 सांसद आए, एक बिल नहीं लेकर आए गए राम मंदिर के लिए संसद में। अगर इतनी ही आत्मा थी, इतनी ही जागृत हो रही थी, तो एक बिल ले आते भाई। फिर हमारी भाषा बोलने लगे कि नहीं 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 नहीं, अब जो न्यायालय कहेगा उसको हम मानेंगे। अरे भाई, वो तो कांग्रेस भी कह रही थी। केवल हिंदुत्व के नाम पर रोटी कैसे बने, तवा कैसे गर्म हो, ये धंधा है इनका, और कुछ नहीं। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि नीट के पेपर और एनटीए वालों ने जिन्होंने 22 लाख बच्चों के साथ पिछले 3 साल से गबन किया है, उनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा, हम उम्मीद कर रहे हैं जल्दी चलेगा। चलिए प्रेम शुक्ला जी, कुछ बुलडोजर उधर डाइवर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ठीक है ना, चलेगा? ठीक है, चलिएगा, हम लोग इंतजार करेंगे। और बोल दिया है शुक्ला जी ने, चलेगा, बुलडोजर चलेगा। चलिए आइए, तालियों के साथ स्वागत कीजिए अगले 2 पार्टिसिपेंट्स का, रोहित कुमार सिंह और मनोज काका। आइए, आप दोनों को भी 1.5 मिनट का समय मिलेगा। विषय पर बोलने का आपका 1.5 मिनट का समय माइक उठाकर शुरू होता है अब। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म ये दोनों भारत के मूल आत्मा से जुड़ा हुआ है। प्रभु राम के समय से, भगवान कृष्ण के समय से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष आज भारत की आत्मा के खिलाफ खड़ा है, हिंदुत्व विचारधारा के खिलाफ खड़ा है, हिंदुस्तान की आत्मा के खिलाफ खड़ा है। 7 नवंबर 1966 की घटना इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को याद है। किस प्रकार से देश की राजधानी की सड़कों पर गौ भक्तों को, गौ संरक्षकों को दौड़ा दौड़ा करके तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने गोलियां चलवाई थी। उनका नरसंहार हुआ था, उनको किरासन तेल छिड़क करके ही जलवा दिया गया था एक तरह से, और नृशंस हत्या हुआ था चारों तरफ। और उसके बाद इस देश में किस प्रकार से हिंदू विचारधारा से संबद्ध लोगों के मन में जागृति आई और लगातार कांग्रेस पार्टी का पतन होना प्रारंभ हो गया। इस देश में आप हिंदुत्व की विचारधारा को समाप्त नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग कहीं ना कहीं हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित हैं, प्रभावित हैं, जुड़े हुए हैं। भगवान राम के राम राज्य के दर्शन की चर्चा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा वैश्विक स्तर पर है। राम जी के शासन को उत्तम शासन माना जाता है। राम जी के शासन से बेहतर शासन आज तक इस देश में नहीं आया। और लगातार आज देश में जो उन्नति हो रही है,
जो देश की जनता ने 2014 में, 2019 में, 2024 में व्यापक जन समर्थन सरकार को दिया है, वो राम राज्य के दर्शन को चरितार्थ करने के कारण दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिडिल ऑर्डर भी मजबूती के साथ बैटिंग कर रहा है। अब आपका मनोज काका जी 1.5 मिनट का इस विषय पर बोलने का कि क्या बंगाल की तरह यूपी में फिर हिंदुत्व कार्ड चलेगा। आपका समय 1.5 मिनट का शुरू होता है अब। देखिए, वो जो बात है कि हिंदू हो या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपने कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। तो ये देश हिंदुइज्म से चलेगा, ये देश किस से चलेगा, उससे बहुत नितांत आवश्यक है कि ये देश बाबा साहब के बनाए संविधान से चलेगा। और जब बाबा साहब के बनाए गए संविधान से देश चलेगा तो इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, और जो अभी गांधी की बात हुई, जो गांधी की अवधारणा थी, जो डॉक्टर लोहिया की अवधारणा थी, जो बाबा साहब की अवधारणा थी, सब धर्म सुरक्षित तभी होगा जब ये देश संविधान के प्रस्तावना से चलेगा। और संविधान के हमारे प्रस्तावना में यह बहुत स्पष्ट कहा गया है कि ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी को अपने धर्म, उपासना, विश्वास की उसका प्रचार करने का, उसका बढ़ाने का पूरा हक है। और जो लोग हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, इस देश में किसी भी राज्य में 720 किसान हिंदू शहीद हुआ। इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुओं के बीच में है। नीट का पेपर 22 से 25 लाख युवाओं के और 5 जो छात्र आत्महत्या कर लिए वो सब हिंदू हैं। आज सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदू है। आज सबसे ज्यादा अगर तकलीफें पेट्रोल पंप के लाइन में और गैस सिलेंडर के लाइन में अगर कोई है, वो मेलोडी चॉकलेट से उसका काम नहीं चल रहा है, उसको गैस सिलेंडर चाहिए, उसको तेल चाहिए, वो है नहीं। तो आज जो लोग, और इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे हिंदू धर्म के आदर्श थे। रामचरितमानस में क्या कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमरा। समय समाप्त हुआ। वाह, बहुत अच्छा, बहुत गजब, एकदम मिडिल ऑर्डर दोनों तरफ से। कोई सवाल आप लोगों के? एक सवाल मेरा है मनोज काका जी, जरा बता दीजिए कि 80-20 योगी जी करते हैं, अखिलेश जी ने कहा है 95-5, ये कौन से 5 हैं जिनको वो अलग कर रहे हैं? 95% वही हैं वो कह जो रहे हैं हजारों पीडीए। साल से जिनको अपमानित किया गया है। हाँ। 95% वही हैं जिनके पीने से तालाब का पानी गंदा हो जाता है, जो घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते, जो मुख्यमंत्री तो रह सकते हैं लेकिन उनके रहने से घर गंदा हो जाता है, जो मंदिर में नहीं जा सकते, मंदिर का दूध उनके घर से आएगा, गाय उनके घर पाली जाती है लेकिन वो मंदिर में नहीं जा सकते। तो अरे 5% कौन है पूछा था? पूरी दुनिया घुमा दिया। वही है। कौन है? 95 है या 5 है? वो 5 परिवार के लोग हैं, 95 बहुजन लोग हैं, 5 में परिवार, आजमगढ़, मैनपुरी, समझ गए ना, बदायूं, और कोई नहीं। और आइए, आज बहुजन की बात हो रही है। 1995 में लखनऊ में स्थान में बहन मायावती की हत्या की साजिश किसने रची? कौन लोग थे? समाजवादी पार्टी के लोग थे। आज बाबा साहब अम्बेडकर की याद आ रही है। अम्बेडकर जी को भारत रत्न किस सरकार ने दिया, जिसको भारतीय जनता पार्टी 1989 में समर्थन कर रही थी? अम्बेडकर जी को सबसे ज्यादा अपमानित किया किसने किया? कौन दिया? अम्बेडकर जी को आर्थिक और बीजेपी के समर्थन की सरकार ने दी करके आया करो, दी कि नहीं दी? अम्बेडकर जी की आर्थिक किसने निकाला? 1949 स्टाइल में बोलते हैं, लेकिन अब मुझे माइक लेना पड़ेगा कीजिएगा, बिहार की है क्योंकि अब देखिए आप घर का थड़िया घरे का ना आदमी छीनेगा, दूसरा कौन छीनेगा? ठीक है, माइक पे बोल दीजिए। घर का थरिया अच्छा लगा सुनने में, हम पकड़े हैं। हमने कहा अंजना जी को कि घर के थड़िया घरे के आदमी छीनी। हाँ, छीनी। हाँ ठीक है, तो रुको। 95-5 कौन है? ये मैंने बहुत बार 5 में परिवार, 95 में उत्तर प्रदेश। जवाब रेडीमेड है जनता के जुबान पर। अरे उनका माइक ले लें प्लीज। अंजना जी आपने माइक ले लिया था, ले लीजिए। लेना ही पड़ेगा सर। ये आपका मंच बहुत गंभीर है तो इसकी मर्यादा रखी जाए। मैं चाहेगी तो मर्यादा ही खराब हो गया, बताइए तो। अब जनता के सम्मान को भी लोग मर्यादित। यहाँ कॉमेडी शो में आप नहीं आए हो, ताली लोग नाचने वालों पर भी बजाते हैं, जोकरों पर भी तो लोग ताली बजाते हैं, जोकरों पर भी लोग ताली बजाते हैं, जोकरों पर भी ताली बजाई जाती है। जया बच्चन को नाचने वाला कह रहे हैं, अपने पार्टी की सांसद को महिला सांसद इन्होंने हमको नाचने वाला, मतलब जो सर्कस कर रहा है नाचने वाला है। तो जया बच्चन जी सांसद राज्यसभा। चलिए हो गया, अब हो गया। चलिए किसी महिला 95 कौन है, 5 कौन है? वो तो मत बोलिए। जयाप्रदा के लिए क्या क्या बोला गया है सबको पता। मत जाइए उधर, मत जाइए, हम कह रहे हैं आपके लिए मुश्किल होगी। 95 कौन है, 5 कौन है? देखिए फिर मैं कह रहा हूँ
कि 95 वही है जो सदियों से, जो हजारों सालों से जिसके साथ 95 है। भेदभाव, ठीक है। 95 पांच वही है कौन है? जिसके साथ समझ भेदभाव गए, हुआ। समझ गए। पांच कौन है? 5 वही है जिसे संविधान पसंद नहीं है, जिसे समता पसंद नहीं है, जिसे मनुवाद पसंद है, जो चाहता है कि जो बहुजन वर्ग है वो उसके वो करे, उसकी दास्ता करे, वो संविधान को न माने। वही लोग राजनारायण कौन थे? 5% वही लोग हैं जो 95% को मानव के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि पशु के दृष्टिकोण से देखते कपिलदेव हैं। सिंह कौन थे? रामजीवन सिंह कौन थे? जिन लोगों ने अपनी पीढ़ियों को कुर्बान कर दिया देश जो में लोग भी थे, समाजवादी वो आंदोलन जो को लोग स्थापित भी करने थे के लिए बहादुर लोग थे, उनकी जाति को तुम्हारी चुन करके तरह आज टारगेट यहाँ करते शाम हैं। को यहाँ अगर सुबह यहाँ राजनारायण दोपहर नहीं यहाँ होते, करने तो वाले लोग समाजवाद नहीं थे। होता। वो चंद्रशेखर जो नहीं लोग भी होते, थे, तो समाजवाद नहीं होता। चंद्रशेखर नहीं करें होते हम। तो समाजवाद नहीं होता। अब दोनों का जात को माइक टारगेट करके समाजवाद अच्छा, को हो गया। आप नहीं जीवित कर सकते हैं। चलिए विनोद जी, नहीं, मनोज काका, अब एक साथ तीनों। आप जिस पार्टी से आते हैं, राम मनोहर लोहिया उसके संस्थापक थे और इस देश में रामायण मेला की शुरुआत राम मनोहर लोहिया ने की। तो आपको क्या आपत्ति है भाई, जब राम की बात अगर बीजेपी करती है, रामायण मेला लोहिया ने शुरू किया था, तो आपको क्या आपत्ति है? आपको क्यों नहीं मतलब राम का नाम लेते हैं? क्या समस्या है आपको? कुर्बान अली साहब, संविधान की जो शपथ लेता है वो उसमें ना तो 80-20 होता है और ना 95-5 होता है। तो जिसने 100% की बात की है, शपथ ली है, उसको 100% के लिए ही काम करना चाहिए। और उसमें लेकिन दिक्कत तब होती है कि चुनाव लड़ने के वक्त तक तो आप 80-20 भी करते हैं, हिंदू मुसलमान भी करते हैं, और शपथ लेते ही आपके स्वर बदल जाते हैं कि हम सबके लिए हैं, सबका साथ और सबका विकास। तो ये मतभेद, ये भेद क्यों होता है? ये नहीं होना चाहिए। संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। पहले ये बोलेंगे, आपको बाद में देंगे हम। हाँ। देखिए, जो सारा जो सवाल रहा, हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जो माननीयों का जो सवाल रहा कि आपको राम से कोई राम हमारे आदर्श हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आदर्श वही है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लेकर के और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के राम के चंदे से ही लूट कर ले, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आदर्श नहीं। 2 बजे रात में बेटी को जला देना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आदर्श नहीं। और डॉक्टर लोहिया हमारे आदर्श थे। हमें रामायण से, किसी ग्रंथों से कोई समस्या नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा धर्म को माना है, और सभी धर्मों को, जो हमारे संविधान की मान्यता है कि सभी धर्मों को इस देश में पलने फूलने और उसको अपने हिसाब से उसका पालन करने का अधिकार है, वही मान्यता समाजवादी। चलिए ताली बजाइए भाई इनके लिए। इनका टाइमर लगाइए, रुकिए, आपका टाइमर बहुत जरूरी है भाई। 45 सेकंड का टाइमर दोनों के लिए था, आपके लिए भी शुरू हो रहा है। सब बैरियर टूट जाएगा। ऐसा है, देश में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, और इस सरकार की जो योजनाएं हैं, क्या जाति और धर्म पूछ के, रंग और लिंग पूछ के उसकी सुविधाएं जनता को दी जा रही है? क्या नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, एम्स, यूनिवर्सिटी जो भी बन रहा है, क्या जाति और धर्म पूछ के सर्टिफिकेट सरकार निर्गत कर रही है? क्या कि वीजा पासपोर्ट लेके आइएगा, जाति और धर्म का 95 और 5 के वर्गीकृत भाग में रहिएगा तभी आपको सुविधा लेने दिया जाएगा। 5 किलो अनाज अगर हिंदू पा रहा है तो मुसलमान भाई भी पा रहा है, सिख बहन पा रही है तो ईसाई माँ भी पा रही है कि नहीं पा रही है? यहाँ बेटा महतारी में कोई अंतर मोदी जी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल अंतर नहीं हो रहा है। विपक्ष में बैठे लोगों की समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समय मानने के लिए भी आपका बहुत बहुत, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों अपनी जगह पर जब प्रस्थान कीजिए, आप लोग सांस लीजिए लंबी, और किसी का मन करे तो आप गमछा बदल सकते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? इधर तो मामला एक तरफा हुए जा रहा है। अभी तो फैज खान उतरे भी नहीं है मैदान में, हैं? फैज खान साहब अभी आएंगे तब मामला और पलटेगा। मतलब हो गया। कितने लोगों ने लाल गमछा लिया? बदल कर भैया, तुम समझ नहीं आ रहा, त्याग दिए गमछा। सफेद लोगे, नीला, व्हाइट। देखिए, हमको तो ये भी अच्छा लगता है जब शांति प्रिय पंछी और भी निकलते हैं एकदम। ये देखिए, इसने कहा छोड़िए ना, हमें उधर की सुननी है ना इधर की सुननी है। ये जेन जी। नीला लिया है क्या किसी ने बदल के? आपने लिया है, एक उधर है जिन्होंने नीला लिया है और बाकी इधर ज्यादातर लोगों ने लाल लिया है। तो क्लैरिटी दिख रही है कि लाल अभी ज्यादा चल रहा है मार्केट में। मोहम्मद फैज खान साहब और शादाब चौहान, तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है। मोहम्मद फैज खान साहब अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की हिंदुत्व चलेगा क्योंकि बलिया के लाल मंगल पांडे ने गौरक्षा के लिए अंग्रेज अधिकारी के सीने पर गोली मार दी थी। वीरों की धरती, जवानों का देश, बाली बलिया उत्तर प्रदेश। और हिंदुत्व यहाँ पर चलेगा इसलिए क्योंकि हम सब साथ साथ हैं, हमारे हाथों में हाथ है। और हिंदुत्व चलेगा क्योंकि यहाँ पर संत योगी आदित्यनाथ हैं, इसलिए हिंदुत्व यहाँ पर चलेगा। और आदरणीय अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मां मातृत्व के बिना नहीं हो सकती, पिता पितृत्व के बिना नहीं हो सकता, और हिंदू हिंदुत्व के बिना नहीं हो सकता। हिंदुत्व कार्ड नहीं है, हिंदुत्व हिंदुस्तान का प्राण है। और वो बंगाल में भी चला, और जब वो चला तो गौ हत्या का कलंक मिटा। जब वो चला तो रोहिंग्या बोरिया बिस्तर बांधकर भागे, और जब वो चला तो शिवलिंग का अपमान करने वाले हजारों कतार रो रहे हैं। जब बंगाल में चैतन्य महाप्रभु और स्वामी विवेकानंद की भूमि पर हिंदुत्व चल सकता है, तो उत्तर प्रदेश अवध की भूमि, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, वहां हिंदुत्व कैसे नहीं चलेगा जहां मथुरा और वृंदावन है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वहां हिंदुत्व कैसे नहीं चलेगा जहां गंगा घाट पे बैठकर वजू करते हैं और उसके बाद बालाजी मंदिर में शहनाई बजाते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और गाजीपुर के लाल हवलदार अब्दुल हमीद हिंदुस्तान के लिए देते हैं अपनी जान। तो वहां हिंदुत्व कैसे नहीं चलेगा? और हिंदुत्व चल रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी वाले भी हनुमान चालीसा गा रहे हैं। चलिए तालियों के साथ बहुत बहुत क्लोजिंग टच इधर से मिल चुका है। अब आप पर शादाब चौहान जी, ओवैसी जी की पार्टी के हैं आप। वाह, यूपी में फिर जरूर काटने या वोट जीतने? किसका काटने? वोट काटने नहीं, किसका वोट काटने? वो तो है ही हमारा उन्होंने ले रखा है। क्या बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में फिर हिंदुत्व कार्ड चलेगा? आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। नहीं, मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में संविधान का कार्ड चलेगा। बिल्कुल सबके अपने अपने धर्म हो सकते हैं, लेकिन सावरकर जी ने 1922 में हिंदुत्व की बात की थी, तो वो एक धर्म जाति की बात हो सकती है। और भारत की पहचान को अगर कोई एक धर्म की पहचान समझता है, एक धर्म की आस्था, भारत की आस्था समझता है, मैं समझता हूं कि वो भारत की मूल भावना को समझता ही नहीं है। भावनाएं भड़का करके क्या हासिल किया जा सकता है? दूसरी बात यह है कि जो लोग बात करते हैं राम राज्य की और कहते हैं कि हिंदुत्व का कार्ड है, क्या जहां नीट का पेपर लीक हो जाए ये हिंदुत्व का कार्ड है? जहां पर बच्चों को रोजगार नहीं है, जहां महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, उसको आप कहते हैं कि हिंदुत्व का कार्ड है? जहां कार्ड खेलने की जरूरत पड़ती हो, समझ लीजिए कि सरकारें 12-14 साल से कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ लड़ाने का कार्य कर रही हैं। यह बात स्पष्ट है कि इस बार न्याय का कार्ड चलेगा, और उस न्याय के कार्ड में हर उस व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा कि चाहे आपका जाति धर्म संप्रदाय कुछ भी है, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा जो आपकी बात नहीं करते हैं। रही बात धर्म की, संविधान का अनुच्छेद 25 ये सुनिश्चित करता है कि अगर आप हिंदू हैं तो अपने धर्म पे चले, मुसलमान है तो अपने पे चले। क्या नमाज रोक देने से हमारे नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, नीट के पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? कितने मुसलमान थे जो प्रभावित हुए होंगे उसमें? 97% बच्चों ने हिंदू हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है। इस देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या है। अच्छा ये बताइए कि नमाज के रोकने से क्या डॉलर नीचे आ जाएगा? तो कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। क्या हिंदुत्व का कार्ड खेलने से हमारे पेट्रोलियम की समस्या दूर हो जाएगी? क्या नोटबंदी के बाद जो कहा गया था आतंकवाद खत्म हुआ क्या? ये सब कुछ इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए करते हैं, और मुझे लगता है कि बंगाल में जो नंगा नाच हुआ उत्तर प्रदेश में नहीं है। जबरदस्त, दोनों तरफ से अपनी अपनी बात कही गई। कोई प्रश्न ताऊ? मैं जनता से भी एक एक सवाल लूंगी। जब आप ये कहते हैं कि नीट की परीक्षा में प्रभावित होने वाले छात्रों में 97% हिंदू थे, तो आप भी हिंदुत्व का कार्ड खेल देते हैं, और यही डिमांड है उनकी जो कार्ड खेलते हैं। नहीं सर, हम उन लोगों को जवाब देते हैं जो कहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं। उनको प्रॉब्लम ये दिखाते हैं कि मुसलमान प्रॉब्लम है। असली हम उनको ये बताना चाहते हैं कि भाई आप, मेरी नफरत के नाम पर आपके इश्यूज को डाइवर्ट किया जा रहा है, मेरे नाम की नफरत की दीवार लगा करके आपके बच्चों को रोजगार छीना जा रहा है, आप पर अपराध किया जा रहा है, आपकी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, आपको डॉलर के नाम पर तमाम चीजों में महंगाई, आप देखिएगा आर्थिक सुनामी सामने खड़ी है, और इनको हिंदुत्व कार्ड की पड़ी है। ठीक है, आप दोनों का कोई प्रश्न? और फैजान बस एक बात, अच्छा पूछ, बोलिए बोलिए। नहीं, उनके प्रश्न नहीं है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं, इस देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष इसीलिए है क्योंकि बेस में हिंदुत्व है। इस देश के जिस हिस्से के बेस से हिंदुत्व हटा
वो पाकिस्तान बन गया, वो बांग्लादेश बन गया, यही कहूं, पाकिस्तान का नाम लिया बगैर इनको सांस नहीं आती। अगर ये लोग पाकिस्तान का नाम ना लें तो इनको सांस नहीं आती, इतनी मोहब्बत पाकिस्तान से। इसीलिए जिन्ना की मजार पे गए थे अडवाणी जी, हम कहते हैं पाकिस्तान के विचार को हम पाकिस्तान भारत का अंग था और आप लोगों की विचारधारा ने पाकिस्तान बना दिया, आप लोगों की विचारधारा ने बांग्लादेश बना दिया। याद रखिए, वो लोग भी आज इस बात को समझ रहे हैं, इसे पाकिस्तान के लाहौर का इस्लाम पूरा बन गया है। बारी बारी बन गया है योगी कब लेने वाले हैं? मिस्टर चौहान, क्योंकि उन्हें भी अपनी आपके बीच में वो असलियत नहीं पता बोले। है। क्योंकि उन्हें भी अपनी असलियत पता है कि भाई वास्तविकता यही है कि हिंदुत्व का बेस जब तक रहेगा तब तक धर्मनिरपेक्षता कायम रहेगी। अंजना जी, एक चैनल पर मुझसे पूछा गया कि मोदी जी गीता ही क्यों बांटते हैं, कुरान शरीफ और बाइबिल क्यों नहीं बांटते विदेशी प्रतिनिधियों को? तो मैंने उसके उत्तर में यह कहा कि कुरान शरीफ बांटने के लिए 57 मुस्लिम देश हैं, बाइबिल बांटने के लिए 125 ईसाई देश है, लेकिन गीता बांटने के लिए पूरी दुनिया में एक देश है, तो सरजमीन हिंदुस्तान, जो इस देश का आधार है हिंदुत्व। छोटे मेरा सवाल है कि आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं तो हम क्यों हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हम क्यों हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मुस्लिम की बात नहीं कर पा रहे हैं, कि हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हमें बात करनी चाहिए विकास की, युवा को चाहिए विकास की बातें। जिसकी नीट का पेपर लीक हो जाता है उसकी बात कोई नहीं कर पा रहा है। आप जैसे कि ओपोजिशन बात करता है कि 95 और 95 और जो 5% है 80-20 करता है, तो 80-20 को छोड़ के हम विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए। एक सवाल इधर से। मेरा सवाल सर से, सर आप हिंदुत्व को डिफाइन करिए कि आप क्या समझते हैं हिंदुत्व के बारे में। मुझे लग रहा है आप क्लैरिटी नहीं है उसमें थोड़ी सी। शादाब चौहान से पूछ रहे हैं, उनसे पूछिए। ऑल इंडिया मुस्लिमीन, रुकिए अभी एक सवाल इधर से भी। नीला नीचे। अगर हम 2024 का चुनाव देखें तो बीजेपी ने वो भी हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ा था, क्योंकि उस समय राम मंदिर बना था, तब तो आप एकदम पीक पे थे हिंदुत्व में। मगर कहीं ना कहीं ये देखा कि पीडीए का फॉर्मूला हो या जातीय समीकरण हो, उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को काटा। तो अब 10 साल बाद जब आपकी एंटी इनकम्बेंसी होगी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे चरम पे होंगे, तो आपको लगता है कि जातीय समीकरण के मुद्दे और साथ में इन मुद्दों को आप हिंदुत्व के नाम पर टैकल कर पाएंगे? ठीक है, छोटा सा आप दोनों जवाब दीजिए, उसके बाद से अपना रिबटल राउंड शुरू। मेरे भाई सावरकर साहब ने इस विचार को सामने रखा था, और ये पॉलिटिकली आइडियोलॉजी है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये श्री राम और तमाम जो धार्मिक आस्था है उससे लेना देना है, तो बताइए क्या श्री राम का राज ऐसा हो सकता है जहां पर वहां के नागरिकों के साथ भेदभाव हो, वहां की बेटियां सुरक्षित ना हो? क्या रामराज ऐसा हो सकता है? आप मुझे बताइए कि जहां पर महंगाई चरम सीमा पर हो और सरकारें काम ना करती हो, सिर्फ त्याग किसको करना है? आप पेट्रोल छोड़ दीजिए, आप चलना छोड़ दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी हवा में उड़ेंगे, अपने लिए कुछ भी नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं रामराज वो हो सकता है कि जहां तमाम लोगों के साथ भेदभाव ना हो, और यही भारत का संविधान कहता है। हिंदुत्व की परिभाषा पूछी थी। हिंदुत्व की परिभाषा है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारी मानेगा, हम सुप्रीम होंगे, और आपको जो मुसलमान, ईसाई, जैसा कि बंच ऑफ थॉट, एक किताब है बंच ऑफ थॉट, उसमें लिख रहा है कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस कभी भी देश के लिए अच्छा नहीं सोच सकते। यह हिंदुत्व है जिसके हम विरोधी हैं। त्वा या नेस या इज्म, एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट हूं, बहुत देर से विवाद हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जज महोदय ने भी कह दिया। त्वा या इज्म या नेस, यानी कि हिंदू नेस, हिंदू इज्म या हिंदुत्व एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक वैसे ही रामराज जैसे शब्द आया, उसका इंग्लिश में अनुवाद गुड गवर्नेंस हो गया, हमने गुड गवर्नेंस से सुशासन कर लिया। मूल शब्द क्या था? रामराज। मूल शब्द हिंदुत्व है। वो किसी का भी प्राण, जो नेस होता है ना, सार तत्व होता है। मैंने कहा मां का सार तत्व मातृत्व, यानी मातृत्व के बिना मां हो ही नहीं सकती। पितृत्व, पितृत्व के बिना पिता हो ही नहीं सकता। हिंदुत्व के बिना हिंदू हो ही नहीं सकता। कई सारे ऐसे हिंदू हैं जिनके अंदर 1922 से पहले नहीं है है क्या? तो उसे हिंदू नहीं माना जा सकता, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हिंदू माना जा सकता है, क्योंकि उनके अंतर्गत हिंदुत्व है। भगनी निवेदिता को हिंदू माना जा सकता है क्योंकि उनके अंदर हिंदुत्व है। ममता बनर्जी को हिंदू नहीं माना जा सकता क्योंकि ब्राह्मण परिवार में ही पैदा होकर उनके अंतर्गत हिंदुत्व। अच्छा, 1922 से पहले हिंदू नहीं थे क्या? हिंदुत्व जो आया 1922 से पहले, अच्छा पहली बार कब इस्तेमाल किया गया मुझे बता दीजिए। उससे पहले सदियों से परंपरा है। सनातन धर्म क्या हिंदू ये कह रहे हैं कि नहीं, सावरकर जी जैसा बोलिए वो सुप्रीम है। ताली बजा दीजिए, उन्होंने बहुत अच्छा बोला। अपनी अपनी जगह पर जाइए, गजब, कमाल। रिबटल राउंड जल्दी शुरू करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, बहुत धन्यवाद। प्रेम शुक्ला जी और आलोक शर्मा जी आइए जल्दी से। रिबटल राउंड में 1-1 मिनट का समय मिलेगा और अब सवाल नहीं लिए जाएंगे। अब 1-1 मिनट का फायरी रिबटल राउंड करते हैं, जिसके बाद हम लोग बहस बाजीगर आज का चुनेंगे। आइए सर।
चलिए प्रेम शुक्ला जी, रिबेटल राउंड में बच्चों का उसका एक सवाल था कि जब पिछली बार काम नहीं किया आप 240 पर थे, इस बच्चे का था कि इसके बिना क्या होगा, नीट और ऐसे मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते हैं। आपका 1 मिनट का रिबेटल राउंड का समय शुरू होता है अब। देखिए, हिंदुत्व की बात शुरू होते ही जो लोग जीत और हार तक सिर्फ सीमित करना चाहते हैं, इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। हम जीतते भी रहे, हारते भी रहे, लेकिन हमारा हिंदुत्व प्राण है तो है। अब कोई कहेगा मुस्लिमों का, अल्पसंख्यकों मुस्लिमों का इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, तब उस समय जो है 12 लाख करोड़ रुपए लूट कर इटली पहुंचा दिए जाएंगे, तब भी चलेगा। किसी मुसलमान को नहीं दिया गया। उस 12 लाख करोड़ में से किसी मुसलमान को कुछ नहीं मिला, लेकिन ये कहकर कि मुसलमानों का संसाधनों पर पहला अधिकार है, मुसलमानों को भरमाया जाता है। मुसलमानों को भरमाने की तुलना में हम कहते हैं कि जो कोई इस देश की संस्कृति के साथ एकनिष्ठ है, जो इस राष्ट्र को अपना राष्ट्र मानता है, हर कोई हिंदू है, हम उसको पंथ और संप्रदाय के भेद से ऊपर मानते हैं। अभी हमारे मोहम्मद फैज जी ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो सबसे बड़े हिंदू हैं। तो अब इसमें जो है मजहबी भेद लाते क्यों हैं? मजहबी भेद से ऊपर उठने की आवश्यकता है। हिंदुत्व जो है वो इस राष्ट्र की प्राणवायु है। समय समाप्त हुआ। आलोक शर्मा जी, आपका रिबेटल राउंड का 1 मिनट का समय शुरू होता है। मजहबी रंग कौन लेकर आता है? जो 80-20 करता है, शमशान कब्रिस्तान करता है, मंगलसूत्र और भैंस खोल ले जाएंगे, वो लोग करते हैं मजहबी बात। जो मुजरे की बात करते हैं, 12 लाख करोड़ ले गए, वहां पर इटली चले गए। मोदी जी ले तो आएंगे, अब गए हैं मेलोनी के पास, घूम ही रहे हैं, कुछ ना कुछ ले आएंगे उसमें से हिस्सा। भाषण देने से देश नहीं चलता है। दुर्भाग्य ये है कि 89 पेपर लीक हो जाए, उस पर बात नहीं करेंगे। चंदा चोर भी आजकल हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। राम मंदिर के वहां पर चारों तरफ की जमीनें लूट कर खा गए, वो लोग भी बात कर रहे हैं। सरकारी बूचड़ खाने खुलवाते हैं, वो भी हिंदुत्व की बात करते हैं। SC ST और महिलाओं के ऊपर अत्याचार 50% बढ़ गया, वो लोग राम राज्य की बात करते हैं। अयोध्या हारने के बाद भी इनको समझ नहीं आ रहा कि देश को क्या चाहिए। जय श्री राम का नारा लगाइए आप, जय सिया राम से आपने जय श्री राम ले आए, किसी को कोई आपत्ति नहीं। क्या राम राज्य का कोई 2 कदम चल पाए आप? क्या प्रभु राम होते तो लाल किले से प्राचीर से झूठ बोलते? चलिए, धन्यवाद। आइए जल्दी से आइए मनोज काका जी और रोहित कुमार सिंह जी, आपका 1 मिनट का समय इस विषय पर रिबेटल राउंड का शुरू होता है। आप देखिए, राहुल गांधी जी कल रायबरेली में थे, जो उनके मरहूम दादा जान फिरोज जहांगीर गांधी साहब का लोकसभा क्षेत्र था, और वहां से पता नहीं कौन सर्टिफिकेट बांट रहे थे। उत्तर प्रदेश की सर्वसम्मानित जनता राहुल बाबा से पूछ रही है कि रायबरेली में जो उनके मरहूम दादा जान के नाम पर कॉलेज है और प्रयागराज की पवित्र धरती पर उनके मरहूम दादा की जो कब्र है, वहां जाकर फूल नहीं चढ़ाया। दादा ऊपर से कह रहे हैं कि पोता इतना बड़ा गद्दार मेरे परिवार का निकल गया, मेरा पिंडदान बिहार के गया जी में जाकर नहीं किया, और वो देश के जननायक प्रधानमंत्री जी और यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, जिन्होंने नक्सल आंदोलन को पांव से कुचलवा दिया सेना के प्रभाव से, उन पर अनर्गल प्रलाप कर रहा है। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता हमारा फुफहर है, सीता जी हमारे घर की बेटी हैं, और सीता जी हमारी फुआ हैं, और उनका ससुराल उत्तर प्रदेश है। तो एकदम उत्तर प्रदेश तैयार है। राम जी के परिकल्पना को साकार करने वाले लोग उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाएंगे। 27 में समाप्तवादी पार्टी समाप्त। चलिए, अब आपका 1 मिनट का रिबेटल राउंड, घड़ी लग जाए। आपका 1 मिनट का रिबेटल राउंड मनोज काका जी शुरू होता है। आप देखिए, हम समाजवादी लोग इसको बहुत मजबूती से मान रहे हैं कि जो 2024 में उत्तर प्रदेश में हुआ वही 2027 में होगा। जो 400 पार का जो घमंड 240 पे आ गया, तो उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार जो है समाजवादियों की बनेगी, और ऐसी सरकार बनेगी जिसमें नौजवानों को पेपर लीक नहीं होगा। कम से कम उत्तर प्रदेश में नौजवानों को पेपर लीक नहीं होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों और माताओं बहनों बेटियों की अच्छी सुरक्षा होगी, बेटियों को 1090 जैसे सुविधा मिलेगी। आप जैसे कोई पत्रकार भी लखनऊ में कहीं फंसेगा तो तुरंत डायल 100 आकर के उसकी सुरक्षा करेगी, और उत्तर प्रदेश में पूरा संविधान होगा, संविधान की मान्यता होगी, कोई बुलडोजरी न्याय नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में संविधान का न्याय होगा। और जो अभी देश के सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों ने, सतीश चंद्र शर्मा ने और दिव्या दत्ता ने जो बात कही कि देश में जो मुख्य चुनाव आयुक्तों का जो चयन है वो बहुमत के तानाशाही का चयन है, तो उस पर भी रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश में संविधान का और समाजवाद का राज। जबरदस्त। दिव्या दत्ता नाम के कोई सुप्रीम कोर्ट जज नहीं है, गूगल करके चेक कर लीजिए। और दूसरी बात सुन लीजिए, साफ साफ बात एकदम साफ है।
कहीं कोई आने होने वाला नहीं है। सतीश चंद्र शर्मा का सतीश क्या- चंद्र शर्मा जी हैं। क्या दिव्या दत्ता नाम के कोई सुप्रीम कोर्ट जज नहीं है, पहले वो चेक कीजिए, फिर उस बात पर बात कीजिएगा। आप डबल बेंच पहले की नाम रिपोर्ट चेक आई कि कीजिए। नहीं, पहले ये बताओ। दीपांकर दत्ता डबल नाम बेंच होगा, की हमने जो दिव्या दत्ता नाम नहीं हो सकता है। नाम ठीक हमने जो कीजिए, कहा- मतलब हम कह रहे हैं नाम झूठी गलत। बात परोसने वाले लोगों से हमने जो उत्तर जजमेंट कहा प्रदेश वो गलत सतर्क है। है, सावधान है, यूपी को बचाना है, नेताजी, रामराज को बढ़ाना है। नेताजी, चलिए। जय भीम, जय श्री राम, जय सीताराम। ठीक है नेताजी, आइए जल्दी से आइए। मोहम्मद फैज खान साहब, शादाब चौहान जी। हो गया? हाँ जी धन्यवाद। आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड का समय शुरू होता है मोहम्मद फैज खान साहब। हाँ आपका अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसमें श्री लक्ष्मी जी हैं। श्री कौन है? लक्ष्मी जी हैं और नारायण विष्णु जी हैं। वही श्री सीता माता बनकर आती हैं। तो राम जी के पहले श्री लगता है तो वो श्री राम सीता राम ही होता है। पहले हिंदुत्व का ज्ञान हासिल करो जब हिंदुत्व की डिबेट में बैठते हो। तो चाहे आप श्री राम कहो या सीता राम कहो, एक ही बात है। और हिंदुत्व की लहर चल रही है, इसलिए बंगाल में कोई भी मुस्लिम आज कुर्बानी के लिए गाय खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुत्व की लहर चल रही है, इसलिए बड़े बड़े मुस्लिम नेता कह रहे हैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। इसलिए अपनी आइडियोलॉजी से कभी समझौता नहीं करना। हिंदुत्व की लहर चल रही है तो मुझे काफिर मुनाफिक कहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता फराज की दुआई भी टीवी चैनल पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। समय समाप्त हुआ। की लहर समय चल रही है, इसलिए यहाँ लोग गमछा बदल रहे हैं। हमने अभिषेक किया था जननी का अरिशोणित से, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन। माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। जब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर हम करें पुनः संस्थापन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र शादाब चौहान जी, आपका 1 मिनट का समय शुरू हो रहा है रिबटल राउंड का। ये बड़ी विडंबना है कि लोग तालियों के लिए और किसी आयोजन को जीतने के लिए एक संवाद कार्यक्रम को धार्मिक आयोजन बदलने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके विचार उस लायक नहीं है कि वो तथ्यों के आधारित बात कर सकें, वो इस देश की मूल भावना की बात कर सकें, वो संविधान की बात कर सकें, वो इस विषय की बात। उन्होंने कहा कि गाय के लिए कोई मना कर रहा है कुर्बानी की। अच्छा, ये एक बार भी इन्होंने नहीं बोला कि हम भी समर्थन करते हैं कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए या ये डिसाइड किया जाए कि कोई भी यहां पर स्लॉटर हाउस नहीं होगा। जब तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पैसा ले लेते हैं। किसने कहा? उत्तर प्रदेश में कब हुई गाय की कुर्बानी? मुझे बता दीजिए आप। बीजेपी की सरकार हो या नहीं हो, तब कभी भी नहीं होती। ये ऐसे विषयों पे बात करेंगे। इन्होंने एक बार भी इनके मुख से नहीं लिख रहा कि यहां पर उत्तर प्रदेश में आज महिला उत्पीड़न हो रहा है, आज बेरोजगारी की समस्या है, शैक्षिक भर्ती की समस्या है। एक बार भी इन्होंने नहीं बोला कि मुसलमानों को टारगेट करके मॉब लिंचिंग के इश्यूज आए हैं, मस्जिद मदरसा खानका को टारगेट किया गया। एक बार इनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का, प्रोपेगेंडा का काम करते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है संविधान का कार्ड चलेगा, न्याय का समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, दोनों के लिए तालियां बजाओ। विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दे। दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिद सऊदी अरब में नहीं है, भारत में है। और दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान सऊदी में नहीं रहते हैं, भारत में रहते हैं। तो मुसलमान की बात दुनिया में आपको सबसे परेशानी क्या है? ये तो गर्व की बात है। ये विक्टिम कार्ड ये तो गर्व की बात है। और मीठा मीठा गर्व की बात है, इसमें परेशानी क्या है? टोपी पहन के जाओ एक बार, 5 साल मुसलमानों को टोपी संविधान की खूबसूरती है। बहुत अच्छा। आप संविधान को नहीं मानते, ये प्रॉब्लम है। हमारी लड़ाई है कि आप संविधान को नहीं मानते, हम संविधान को मानते। यही लड़ाई है आपकी और हमारी। हिंदू तो कहता है कि क्रिश्चियन और मुसलमान देश के लिए नहीं सोच सकते, और हम कहते हैं कि यहाँ का हर बच्चा देश के लिए जब जरूरत पड़ेगी तो वीर अब्दुल हमीद ब्रिगेडियर उस्मान बनके देश के लिए अपनी कुर्बानी देगा। और बैरिस्टर ओवैसी ऑपरेशन सिंदूर के समय पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये भारत की पहचान। एहसान किया भारत के लिए, काम जिम्मेदारी निभाई है। एहसान किया भारत के लिए, काम किया। हमने जिम्मेदारी निभाई है। भारत ये लोग योगदान दिया। ये वो लोग अंग्रेजों से माफी हिंदू मांगते थोड़ी थे, बोलता, मैंने आजादी अंग्रेजों में से माफी योगदान मांगते थे। मैं देश की सुरक्षा के लिए 6 बार माफी मांगी। सावरकर जी ने 6 बार माफी मांगी, एहसान था। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ताली बजा दीजिए जोर से। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत सावरकर जी ने धन्यवाद। हो माफी गया। मांगी। आइए। बोलो भारत माता की, बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद। इनके लिए एक धर्म महत्वपूर्ण है, मेरे लिए पूरा देश है, एक बच्चा महत्वपूर्ण। हाँ, गाजा की जय बोलेंगे, फिलिस्तीन की जय बोलेंगे, आप ईरान को सोने की चाबी भेजेंगे। भारतीय सेना के लिए निकलता है, इनके लिए बात कर रहे हैं। भी बोल देंगे। अच्छा बोलो, गोडसे आतंकवादी था, बोलो।
गांधी जी का हत्यारा गोडसे आतंकवादी शुरुआत से बोलो, शुरुआत से बोलो। मोहम्मद अरे अली कासिम शुरुआत से बोलो ना। अरे बोलो, मोहम्मद सामने अली आके कासिम बोलो, आतंकवादी था, महमूद गजनवी गोडसे आतंकवादी मुर्दाबाद था, बोलो। मोहम्मद गौरी गोडसे आतंकवादी मुर्दाबाद। था। ये देखो बोलो गोडसे के चेले हैं। यहाँ लड़िए, गोडसे के चेले अरे आ जाइए, यहाँ लड़िए दोनों, आइए 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 लड़िए। अब कुश्ती शुरू कीजिए, से बोलो ना। अरे कुश्ती कीजिए यहाँ गोडसे पे। के हम लोग चलते हैं घूमने, मोहम्मद आइए बिन कुश्ती कासिम से कीजिए। चालू करो ना, चलिए सीधा गोडसे में आ चलिए जाते हो। चलिए चलिए, धन्यवाद। अब बारी है वोट डालने की। हमारे तमाम दर्शक जो घर पर मौजूद हैं वो भी मोशन के पक्ष या उसके खिलाफ में या फिर कह नहीं सकते वाले पर वोट डाल सकते हैं। और यहाँ स्टूडियो में जितने यहाँ पर व्यूअर्स बैठे हैं, आपके लिए क्या बंगाल की तरह यूपी में फिर हिंदुत्व कार्ड चलेगा? अगर आप मानते हैं हाँ, तो आप टीम प्रेम शुक्ला के लिए वोट करेंगे। वहीं अगर आप मानते हैं नहीं, तो आप टीम आलोक शर्मा के लिए वोट करेंगे। और कह नहीं सकते वालों को तो आजादी है, उनका जिधर मन करे आसमान में वो सफेद पंछी बनकर उड़ सकते हैं। 7 सेकंड का आपका समय होगा। इस बीच जजेस बात कर रहे हैं। कुछ ही देर में ये फैसला लिया जाएगा कि आज का बहस बाजीगर यानी बेस्ट वक्ता इन 6 लोगों में से कौन है। चलिए, क्या बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में फिर हिंदुत्व कार्ड चलेगा? इस पर वोट करने का आपका 7 सेकंड का समय शुरू होता है। अब सोचकर वोट डालिएगा। अगर आप मानते हैं कि हाँ, हिंदुत्व का कार्ड चलेगा, अभी शुरू हुआ है, 55 सेकंड तक ताली बजाना है तो ठीक है, हो जाइए। अभी तो 50 सेकंड बचे हैं। 13% लेकिन कह नहीं सकते पर भी इस बार वोट है। और ये दारोमदार होगा कि जो दोनों पार्टियां हैं वो कौन उनको अपनी तरफ कर पाता है। 11% अब हो गया है कह नहीं सकते वाले। मुझे इन पर शक तो हमेशा रहता है क्योंकि पहनते हैं सफेद गमछा और डाल देते हैं वोट कहीं और। 64% हाँ वाले हैं। आखिरी के अब 25 सेकंड बचे हैं। 24% है नहीं वाले, 64% पर पहुंचे हैं हाँ वाले। और आखिरी के अब 15 सेकंड बचे हैं जिसमें आपको ये तय करना है कि क्या बंगाल की तरह यूपी में फिर हिंदुत्व कार्ड चलेगा। आखिरी के 10 सेकंड, आखिरी के 10 सेकंड। तुम लोग क्या कर रहे हो ऐसे फोन उठा के? अच्छा, उस पे दिखा रहे हो, ठीक है ठीक है। और इसी के साथ समय समाप्त हुआ। 62% कह रहे हैं हाँ, बंगाल की तरह यूपी में फिर हिंदुत्व कार्ड चलेगा। टीम प्रेम शुक्ला जीत गई है। आप लोग खड़े हो जाइए। और आलोक शर्मा जी की टीम रनर्स अप रही है, कह नहीं सकते वाले 13% लोग अभी भी हैं। तो चलिए, ये एक मिजाज मीटर भी होता है जिससे पता चलता है कि तमाम बातें अपनी जगह पर हैं। नीट के सवाल पर तालियां भी बजती हैं, लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो क्या होता है। अब आप तीनों के पास है फैसला और आप लोग बताएंगे कि आज इन 6 में से, बैठ जाइए सर, इन 6 में से आज का बहस बाजीगर कौन है? मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हुए हैं और वो लगभग 6 साल प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने कभी भी हिंदुत्व शब्द के नाम पर राजनीति नहीं की, वोट नहीं मांगा। और जब सरकार में रहे तो उन्होंने कहा कि अयोध्या, धारा 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड को मैं बैक बर्नर पर रखता हूं और वो हमारे चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं है जो एनडीए था। तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन बीजेपी में हमेशा रहा सर। बीजेपी में रहा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि और उनके गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी क्या करते थे? मैं सिर्फ वाजपेयी की बात कर रहा हूं कि वाजपेयी जी ने कभी भी, उन्होंने राजधर्म की भी बात की जब गुजरात हुआ। और इसलिए ये देश जैसे हजारों साल से चलता आया है, मिली जुली सभ्यता और संस्कृति का देश है, ये वैसे ही चलेगा। और उसके लिए एकमात्र जो जरिया है वो डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ भारतीय संविधान है। उसको जो भी वायलेट करेगा वो इस मुल्क की स्पिरिट के खिलाफ जाएगा। मेरा सिर्फ इतना। चलिए विनोद जी। देखिए, भारतीय संविधान को तो सभी मानते हैं। अब सवाल यह है कैसे माना जाए। हर नेता, हर पार्टी कहती है कि हम संविधान का पालन कर रहे हैं, लेकिन संविधान का उल्लंघन भी पार्टियां करती हैं और हम सबको लगता है संविधान का उल्लंघन हो रहा है। अब ये तो तय करना है कि हम संविधान की कसौटी पर किसको कितना खरा मानते हैं। आज के बहसबाजीगर को चुनने में हम लोगों को बड़ी कठिनाई आ रही है। कठिनाई इसलिए आ रही है कि एक तरफ संविधान की बात करने वाले आलोक शर्मा हैं और दूसरी तरफ जो हमारे इस बहसबाजी करके पैनल में एक नई खोज है रोहित कुमार सिंह, जो जिन्होंने अपनी बात को बहुत फोर्सफुली रखा। तो इसी पर बात हो रही थी कि भाई किसको इसमें जो है रखा जाए। इसमें तो माना यह जा रहा है कि हम सहमत हों या असहमत हों, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अपनी बात को फोर्सफुली, अपने तर्कों को रखने में रोहित कुमार सिंह जो है काफी हद तक सफल रहे। अब थोड़ा कम ताऊ भी बोले। ताऊ ठीक थे, देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर। उसमें आलोक शर्मा का भी हम लोगों ने
एक नोटिस किया उस चीज को। बाकी फिर ताऊ जो है फाइनल जो है वर्डिक्ट। शादाब जी बहुत अच्छा बोले, मनोज काका बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा। फैज साहब तो हमेशा अच्छा बोलते हैं, बहुत फोर्सफुल। पर ये मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि आज जो है एक रैली का माहौल बना दिया गया बीच बीच में। फैज साहब ने तो भजन क्लबिंग भी कर दी थोड़ी देर के लिए। तो आज जो है कोई जीता नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के आसपास रहे पर अस्तर थोड़ा सा पॉपुलिस्ट टाइप का हो गया। तो आज मैं ये कहूंगा कि आज सभी हार गए हैं, पर हार के जीतने वाले कोई बाजीगर कहते हैं। तो आज आपकी डिस्कवरी अंजना जी, रोहित कुमार सिंह, रोहित कुमार आज के सिंह बाजीगर होते हैं। वाह वाह रोहित जी, वाह वाह वाह। मतलब अगर 36 के 36 गुण, 36 गुण कहते हैं 32 गुण। नहीं रोहित, अगर नेता बनने के 32 के 32 गुण ढूंढे जाएं तो आपको एक आखिरी बात, 36 गुण बोलते हैं 32 गुण। मैं 36 प्रेम शुक्ला जी से एक आग्रह करूंगा 36 गुण है आप में नेता बनने के। नजर रखें और वो आपकी पार्टी के बहुत बेहतरीन प्रवक्ता साबित हो सकते हैं। यही मैं कहना चाहता था कि इनका यहाँ पे नाम है पॉलिटिकल, मतलब जो एनालिस्ट, डिस्क्रिप्शन है पॉलिटिकल एनालिस्ट है। ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थे वैसे आज। पॉलिटिकल एनालिस्ट भी आजकल क्लियर विचारधारा के साथ आते हैं, इसमें अब कोई दो राय और शक शुबा नहीं होना चाहिए। तालियों के साथ लेकिन 6 वक्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात मजबूत तरीके से, और आप लोगों का धन्यवाद। अगले शनिवार फिर होगी मुलाकात, देखते रहिए आज।